देवभूमि लाइव में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं दीपिका नेगी। चलिए बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड में कोरोना का कोहराम लगातार जारी है। 24 घंटे में 3012 नए केसेस सामने आए हैं और 27 मरीजों ने कोरोना के चलते दम तोड़ा है। हालांकि इसी बीच 784 से ज्यादा मरीजों ने कोरोना को मात दी है, वो घर पहुंचे हैं। और वहीं देहरादून में बात करें तो देहरादून में 999 नए केसेस है और नैनीताल में 258 और पौड़ी में 80 और वहीं टिहरी में 137, उधम सिंह नगर में 565 से ज्यादा नए केसेस सामने आए हैं। राज्य में अब तक कुल 21,014 एक्टिव केसेस अभी भी मौजूद है और अब तक प्रदेश में 1,919 मरीजों ने कोरोना के चलते दम तोड़ा है। आपको बता दें कि मंगलवार को सबसे ज्यादा आंकड़े सामने आए हैं और 3,000 से ज्यादा आंकड़े सामने आए हैं। ये आंकड़े जो है अपने आप में डराने वाले। हिमाचल उत्तराखंड जैसे छोटे राज्य में इतने बड़े आंकड़े आना अपने आप में एक चिंता का विषय है। 24 घंटे में 3012 नए केसेस सामने आए हैं और 27 मरीजों ने कोरोना के चलते भी दम तोड़ा है। आपको बता दें कि 734 मरीज हालांकि कोरोना को मात देकर घर लौट चुके हैं। तो आंकड़ा जो है लगातार बढ़ता जा रहा है। हालांकि शासन प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है। स्वास्थ्य सचिव अमित नेगी का कहना है कि प्रदेश में स्वास्थ्य को लेकर तमाम इंतजाम जो है पूरी तरीके से दुरुस्त है और कोई कमी नहीं है, ना दवाइयों की, ना ऑक्सीजन की, ना बेड की। प्रचुर मात्रा में दवाइयां उपलब्ध है, ये कहना है। लेकिन वहीं दूसरी ओर चिंता का बात यह है कि आंकड़े जो है लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए ब्यूरो चीफ किशोर रावत फोन लाइन पर जुड़े हैं। किशोर जी, हालांकि प्रशासन की तरफ से तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं, लेकिन पिछले 24 घंटे में जो आंकड़े सामने निकल कर आए हैं वो सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। बिल्कुल, ये बात सही है कि अब तक के सारे आंकड़े इस बार और आज के दिन की अगर काउंटिंग बात करें तो कोरोना ने सारे आंकड़े तो जो रिकॉर्ड्स है वो टूट गए हैं। 3000 के करीब मामले आए हैं जिसमें 27 लोगों की मौत हुई है। सबसे दुखद यही है कि 27 लोगों की मौत हुई है। कल 24 लोगों की मौत हुई थी। तो जो आंकड़े हैं मरने वालों के वो भी बढ़ता जा रहा है और जो लोग लगातार इसमें संक्रमित हो रहे हैं वो भी बढ़ते जा रहे हैं। तो आज 3000 मामले आए हैं जिसमें हरिद्वार, देहरादून, नैनीताल, उधम सिंह नगर, टिहरी और पौड़ी जैसे 2 पर्वतीय जिले हैं, इसमें भी ज्यादा मामले आए हैं। यहाँ तक कि अल्मोड़ा, चंपावत और अगर पिथौरागढ़ की बात करें तो वहाँ पर भी मामले काफी बड़े हैं। तो ये चिंताजनक भी है और इसमें सरकार ने एक्शन तो लिया है कि इसमें सभी जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है वो उनको बंद करवा दिया गया है और भीड़-भाड़ वाले इलाकों से भी अब उसमें लोगों को दूर रखा जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आंकड़े जिस तरीके से बढ़ रहे हैं वो कहीं ना कहीं काफी डरावने वाले जो माहौल है वो जरूर आ रहा है कि लोगों में अब लोगों को समझना होगा कि और लोगों को बाहर नहीं निकलना होगा। नहीं तो ये आंकड़े आज जिस तरीके से 3000 आया तो कल ये 4000 भी बढ़ सकते हैं। और उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में लगातार आंकड़े बढ़ते ही जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आंकड़े तो बढ़ ही रहे हैं। जब से दिल्ली में लॉकडाउन लगा है तो बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर जो है प्रदेश का रुख कर रहे हैं, पहाड़ प्रदेश का रुख कर रहे हैं और जाहिर सी बात है ऐसे हालात में जो है संक्रमण की मामलों में जो है इजाफा देखने को मिलेगा। इसी बीच खबर ये भी आ रही है कि एक डबल म्यूटेंट की पुष्टि जो है देहरादून में हुई है। बिल्कुल, कुछ 1-2 मामले अभी जिस तरीके से जो डॉक्टरों की जांच हुई है उसमें डॉक्टरों ने जांच में पाया है और कुछ जो संक्रमित लोग हुए थे उसमें पाया है कि कुछ डबल म्यूटेंट पाए गए हैं। अभी उन पर ये देखा गया है कि जो जिसमें सबसे बड़ी बात है जो इंग्लैंड का है यानी यूके का म्यूटेंट है वो पाया गया है और जो भारत का वो म्यूटेंट मिक्स हुआ है उसके कारण डबल म्यूटेंट हो गया है। उससे थोड़ा खतरा बढ़ गया है। हालांकि डॉक्टरों का ये कहना है कि अभी जो 1-2 मामले देखे गए ज्यादा मामलों में नहीं है, लेकिन अगर इसी तरीके से ये सारी चीजें अगर पाई जाती है तो निश्चित तौर पर ये डरावने वाली बात है कि यहाँ पे डबल म्यूटेंट आ रहा है। तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। तो आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इंडिया न्यूज ये अपील करता है कोविड-19 के नियमों का पालन करें, जितना हो सके घरों से बाहर ना निकले और जो प्रवासी पहाड़ प्रदेश की तरफ जो पलायन कर रहे हैं वो भी सुरक्षा के साथ निकले। हरिद्वार में कोरोना का कहर हर किसी को डरा रहा है। कुंभ में भी इसका प्रभाव शुरू से ही दिखाई देने लगा था। अब संक्रमण का प्रभाव अधिक होने के चलते सबसे पहले निरंजनी और आनंद अखाड़े ने कुंभ समाप्ति की घोषणा की थी, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर जूना अखाड़े ने भी कुंभ समाप्ति की घोषणा कर दी है।
वहीं इस महानिर्वाणी और अटल अखाड़े ने भी अपनी कुंभ छावनी खाली कर दी है, जिसके बाद से निरंजनी, जूना और महानिर्वाणी अखाड़े ने अपने सभी साधु संतों को अपने अपने गंतव्य की ओर जाने को कहा है। कुंभ में लगी निरंजनी, आनंद, जूना, अग्नि, आवाहन, निर्वाणी और अटल अखाड़े की छावनी से सभी साधु संत अपने अपने गंतव्य की ओर जाने लगे हैं। तो कोरोना का कहर इस तरह से बरपा है कि कुंभ जो है पूरी तरीके से अब समाप्ति की ओर बढ़ रहा है। हर एक अखाड़ों ने कुंभ की समाप्ति का ऐलान किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसका आह्वान किया था और साधु संतों ने एक दरिया दिली दिखाते हुए कुंभ की समाप्ति पर हामी भरी है। तो इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए मेरे सहयोगी धर्मेश चौधरी फोन लाइन पर जुड़े हैं। धर्मेश, अब कुंभ जो है पूरी तरीके से समाप्ति की ओर बढ़ रहा है, बाकी क्या जानकारी आप दे रहे हैं? छावनी उखाड़नी शुरू कर दी है। अभी तक जो 7 सन्यासियों के अखाड़े हैं, अधिकतर लोगों ने घोषणा भी कर दी है और कुंभ का समापन भी उन्होंने विधिवत तरीके से कर दिया है। उनकी जो छावनी है वो भी उखड़ रही है और जो देश भर से साधु संत आए थे वापसी अपने घरों को जा रहे हैं। और जो उन अखाड़ों के प्रमुख हैं उन्होंने बोल दिया है कि उनके अखाड़ों में कुंभ समापन हो गया है और उसके बावजूद भी कोई अगर आखिरी शाही स्नान साधु संत करना चाहें तो जो यहाँ होंगे वो अपनी व्यवस्था के अनुसार जाके स्नान कर सकते हैं, लेकिन उनकी तरफ से कुंभ का समापन कर दिया गया है। इसके साथ ही जो बैरागियों के 3 अखाड़े हैं वो भी यहाँ पर रुके हुए हैं। जो आखिरी शाही स्नान होगा 27 अप्रैल का, वो उसमें स्नान करेंगे। उसके साथ ही जो 3 उदासीन संप्रदाय के 2 और 1 निर्मल अखाड़ा है, उन्होंने कहा है कि वो भी 27 तारीख का यहाँ पर स्नान करेंगे। लेकिन अभी तक जो उम्मीद जताई जा रही है, ये जो स्नान 27 अप्रैल का होगा वो एक तरह से सांकेतिक एक प्रतीकात्मक स्नान वहाँ पर होगा। ऐसी अभी स्थिति कोविड को देखते हुए यहाँ पर बनी हुई है, क्योंकि जो शाही स्नान 14 अप्रैल का बीता है उसके बाद से बड़ी संख्या में साधु संतों में अखाड़ों में जैसे कोविड के पॉजिटिव पाए गए हैं, उसके बाद से इस तरह का फैसला लिया गया है। हालांकि देश के प्रधानमंत्री ने भी यहाँ पर उच्च जो शीर्ष संत हैं उनसे बात करके इस बात को कहा है कि अब कुंभ मेले को प्रतीकात्मक ही किया जाए, क्योंकि लगातार ये मामले बढ़ रहे थे। तो उनकी अपील के बाद से धीरे धीरे जो अखाड़े हैं वो वापस जा रहे हैं और छावनी उखड़नी शुरू हो गई। बिल्कुल धर्मेश, क्योंकि जो अगला शाही स्नान है वो सांकेतिक होना ही बेहतर होगा, क्योंकि जिस हिसाब से कोरोना के मामले में इजाफा देखने को मिल रहा है वाकई में चिंता का विषय है। चलिए, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया धर्मेंद्र चौधरी। अब साधु संत जो है अपने अपने गंतव्य स्थानों की ओर निकल पड़े हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं जो छावनी है अब उसको समाप्त किया जा रहा है और उसको उखाड़ा जा रहा है। आपको बता दें कि जो अगला शाही स्नान होगा उसको सांकेतिक तरफ से किया जाएगा, ये भी कहना है। उधर पौड़ी के राजकीय नर्सिंग कॉलेज डोब श्रीकोट में पढ़ने वाली 37 छात्राएं एक साथ कोरोना की चपेट में आई हैं, जिससे कॉलेज प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के हाथ पांव फूल गए हैं। दरअसल इन छात्राओं के कोरोना पॉजिटिव निकलने से पहले कॉलेज में एक छात्रा और एक शिक्षक कोरोना की चपेट में आए थे, जिसके बाद एहतियातन के तौर पर 64 छात्राओं और 10 कॉलेज स्टाफ के व्यक्तियों के सैंपल्स लिए गए थे। जिनकी रिपोर्ट आई तो कॉलेज के प्रशासन के रोंगटे खड़े हो गए। यहाँ 37 कॉलेज छात्राओं की रिपोर्ट पॉजिटिव आई तो कॉलेज प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने मिलकर आनन फानन में इन छात्राओं को कॉलेज के ही एक भवन में अलग से आइसोलेट कर दिया है, जबकि जिन छात्राओं की रिपोर्ट नेगेटिव आई है उन्हें उनके घर भेज दिया गया है। आपको बता दें कि जिले में कोरोना की रफ्तार तेजी से बढ़ रही है, जिस पर अब तक 55 लोगों की जान भी जा चुकी है और जबकि 916 एक्टिव मामलों की संख्या अभी भी जिले में मौजूद है। जिले में अब तक रोज 100 से ज्यादा अधिक कोरोना के केसेस सामने आ रहे हैं, जिस पर जिले ने कई एहतियात भी बरते हैं। तो पौड़ी की जानकारी दे रहे हैं, जहां पर नर्सिंग कॉलेज में एक साथ 37 छात्राएं कोरोना की चपेट में आए। ये बहुत बड़ा कोरोना का विस्फोट हुआ है। हालांकि एहतियातन सभी पॉजिटिव छात्राओं को आइसोलेट किया गया है और कॉलेज को सैनिटाइज भी किया जा रहा है। आपको बता दें कि 64 छात्राओं और 10 स्टाफ के सैंपल्स लिए गए थे, जिसमें से कई छात्र जो है छात्राएं कोरोना की चपेट में आए। 37 छात्राएं कोरोना की चपेट में आए हैं। कुछ लोग 4-5 दिन पहले वहाँ पे 2 स्टूडेंट और एक टीचर पॉजिटिव आई थी, तो हमने सभी का जो कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग कराई थी, जिसमें 64 लगभग स्टूडेंट और 10 जो था तो स्टाफ के सैंपल लिए गए थे। उसमें से टोटल 37 जो लोग वहाँ पे पॉजिटिव आए। तो
तो वहाँ पे क्योंकि हमारे पास आइसोलेशन की व्यवस्था थी, वहाँ खाने पीने की भी उनकी व्यवस्था है, मेस चलती है, तो हमारी टीम वहाँ पे गई थी, उनको जरूरी दवाइयाँ सब दे करके आ गई थी और उनको आइसोलेट कर दिया गया था सभी को। जो पॉजिटिव हैं उनको आइसोलेट कर दिया गया था, जो नेगेटिव हैं उनको उनके घर पे जो पेरेंट्स लेना चाहते थे घर पे उनको भिजवा दिया गया है। तो इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए मेरे सहयोगी भगवान सिंह फोन लाइन पर जुड़े हैं। भगवान, नर्सिंग कॉलेज में जो है कोरोना का बड़ा विस्फोट हुआ है, हालांकि एहतियातन सभी छात्राओं को आइसोलेट किया गया है। बाकी क्या क्या व्यवस्था की गई है स्वास्थ्य विभाग की तरफ से? बिल्कुल दीपिका, मैं आपको बता दूं, जनपद पौड़ी गढ़वाल में जो कोरोना का जो लहर जो दोबारा से शुरू हो चुकी है और यहाँ पे छात्राओं को जो 737 छात्र यहाँ पे जो कोरोना पॉजिटिव पा गए हैं, जिसके बाद यहाँ पे प्रशासन के भी हाथ पांव फूल गए हैं, क्योंकि एकदम से जो इतना आंकड़ा जो साथ में आ रहा है, तो कहीं ना कहीं प्रशासन भी सतर्क हो गया है। और यहाँ पे जिलाधिकारी महोदय और प्रशासन की बात करें, स्वास्थ्य विभाग के यहाँ पे मनोज कुमार ने मुख्य शिक्षा स्वास्थ्य विभाग के मुख्य शिक्षा चिकित्सा अधिकारी ने, तो यहाँ पे तत्काल उनको वहाँ पे सैनिटाइज करने के लिए निर्देश दे दिए हैं। और जो यहाँ पे है सेट के पर अब तक यहाँ पे 55 लोगों की जान भी कोरोना संकट में हो चुकी है, जबकि यहाँ मौजूद के जिले में अब तक हर रोज 100 के अधिक कोरोना का मामला सामने आ रहा है। तो कहीं ना कहीं इससे प्रशासन को भी जरूर ध्यान देना चाहिए। और अब इस पे एक चीज महत्वपूर्ण की बात है कि कौन कौन लोग इनसे मिले थे, क्या मिले थे, कहाँ से ये लोग आए थे, ये इसका पूरा हो रहा है, क्योंकि कोरोना एकदम से जो बढ़ा है, तो कहीं ना कहीं प्रशासन को भी इस पे कुछ जरूर रहना चाहिए और स्वास्थ्य विभाग को बिल्कुल अलर्ट जारी होना चाहिए। पुलिस प्रशासन अपना काम कर रही है, तो स्वास्थ्य विभाग को जरूर इसमें लगाए हुए रहना चाहिए। हॉस्पिटल में जहाँ पे कोरोना टीका लग रहा है, तो उस तरह से वहाँ पे दीपिका, मैं आपको बता दूं कि जहाँ पे कोविड का टीका लग रहा है वहीं पे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है। तो क्या करें, जहाँ पे टीका लग रहा है तो कम से कम वहाँ पे जैसे जिस तरह से कहा है कि 2 गज की दूरी, तो कहीं ना कहीं इससे जरूर प्रशासन को जरूर ध्यान देना चाहिए। इंद्रेश हॉस्पिटल की बात करें तो सोशल डिस्टेंसिंग के सबसे ज्यादा ध्यान जो वहाँ पे तोड़ा जा रहा है, जहाँ पे एक मात्र जो यहाँ पे इंद्रेश हॉस्पिटल है वहाँ पे टीकाकरण किया जा रहा है कोविड का। तो कहीं ना कहीं इससे भी डर का महसूस हो रहा है प्रशासन को भी, और स्वास्थ्य विभाग को जरूर ध्यान देना चाहिए, जिला प्रशासन है। और मैं एक चीज सबसे महत्वपूर्ण बताऊंगा, अपने इंडियन न्यूज के दर्शकों को सभी से अपील करूंगा कि कृपया मास्क लगा के रहें और सोशल डिस्टेंसिंग का बना के रखें, क्योंकि हम जो भी हमारे रिपोर्टर या जो हमारे सहयोगी सारे रिपोर्ट दे रहे हैं, उनको भी इस समय अपनी जान में, हमें भी अपना एक परिवार को दिखना है, अपना सोशल डिस्टेंसिंग को खुद हम दूसरों को बताते हैं कि आप स्वयं, हम भी खुद इस चीज का गाइडेंस करते हैं कि जैसा हमारा परिवार, इंडिया न्यूज का परिवार एक अपनी अहम भूमिका निभा रहा है, उसी तरह से कृपया सभी लोग, आम जनता को भी एक मैं गुजारिश करूंगा इंडिया न्यूज की तरफ से कि कृपया अपना सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें और तमाम प्रशासन के साथ सहयोग करें। इसमें सब एक साथ मिलजुल करके चलेंगे, तभी कोरोना हारेगा, नहीं तो इस तरह से घटनाएं जो आ रही है धीरे धीरे खुद पौड़ी जनपद में हालत खराब हो रही है। ठीक है भगवान सिंह, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। तो इंडिया न्यूज बार बार यही अपील करता है प्रशासन को जरूर सहयोग दे, अपनी भागीदारी जरूर सुनिश्चित करे। उधर सल्ट में हो रहे उपचुनाव में प्रचार प्रसार के बाद देहरादून वापस लौटे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने पत्रकारों से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने सल्ट उपचुनाव में कांग्रेस की जीत का दावा किया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि सत्ता में आने से पहले सरकार ने जनता से जो वादे किए थे, उन वादों में से एक भी वादा सरकार ने अभी तक पूरा नहीं किया है। बेरोजगारी, महंगाई, किसानों की समस्या, बदहाल अर्थव्यवस्था, ऐसे कई मुद्दे हैं जिस पर सरकार जो है पूरी तरीके से ध्यान नहीं दे रही है और जनता ने मतदान इन्हीं मुद्दों पर किया था, लेकिन सरकार अनदेखी कर रही है। निश्चित है इस चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी गंगा पंचोली भारी मतों से विजयी होंगी। सरकार के प्रति पूरे उत्तराखंड राज्य के अंदर लोगों में आक्रोश है और उस आक्रोश की अभिव्यक्ति सल्ट में भी दिखाई दी। और मैं समझता हूँ कि सल्ट के इस उपचुनाव में कांग्रेस बड़े मार्जिन से चुनाव जीतने का काम करेगी। देखिए, वोटिंग अगर कम हुई है तो अब उसमें तो कुछ नहीं किया जा सकता, जो वोट पड़ा उसी में ही हार जीत का फैसला होना है। लेकिन जो भी वोट पड़ा, जिस तरीके से वातावरण हमने वहाँ पर देखा, सरकार के प्रति जो रूख था वो आम जन के सामने है, आपके भी सामने है। किसान सड़क पर, नौजवान सड़क पर, महंगाई चरम पर, भ्रष्टाचार चरम पर, अर्थव्यवस्था ध्वस्त, विकास अवरुद्ध, एक नहीं न जाने कितने भाव जो है सरकार ने उत्तराखंड को दिए हैं। और मुझे लगता है, जो मैंने वहाँ पर देखा, कि कांग्रेस एक बहुत बड़े मार्जिन से इस उपचुनाव को जीतने जा रही है।
तो इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए सुभाष गौड़ फोन लाइन पर जुड़े हैं। सुभाष, कांग्रेस की तरफ से जीत का दावा किया जा रहा, हालांकि कोरोना के संकट काल में चुनाव प्रचार में जो वापस करके आए हैं, और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि कांग्रेस जो है जरूर विजयी होगी। जी बिल्कुल, जिस तरीके से सल्ट उपचुनाव हुए हैं उसकी वोटिंग हो गई और उसके बाद ही कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं प्रीतम सिंह, वो आज राजधानी देहरादून पहुंचे, जहां उन्होंने पत्रकार से बातचीत करते हुए बताया कि भाजपा सरकार ने पिछले 4 सालों में जो वादे जनता से किए थे, चाहे बेरोजगारी के हो, महंगाई के हो, किसान की समस्या हो या फिर अर्थव्यवस्था हो, उन सभी मुद्दों को लेकर सरकार फेल साबित हुई। और ये कहीं ना कहीं आम जनमानस को अब पता। और सल्ट का जो उपचुनाव हुआ है उसमें जिस तरीके से जनता का रुख कांग्रेस की तरफ रहा है, उससे साफ है कि कांग्रेस एक बार फिर सरकार बना सकती है 2022 में। और जो उपचुनाव है उसमें भी भारी बहुमत के साथ सरकार जो उनके प्रत्याशी है गंगा पंचोली, वो जीत कर आएगी, ऐसा कहना है कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह का। साथ ही अगर बात की जाए तो क्योंकि कोरोना काल है, ऐसे में जो वोटिंग परसेंटेज है वो बहुत कम रहा था उपचुनाव में, लेकिन बड़ी चीज ये है कि अब 2 तारीख का इंतजार दोनों ही मुख्य पार्टियां कर रही है कि आखिरकार जो रिजल्ट है वो किसके पक्ष में आता है। हालांकि इस चुनाव को सेमीफाइनल भी माना जा रहा है क्योंकि 2022 के चुनाव भी नजदीक है और फाइनल से पहले सेमीफाइनल के इस मैच में अब देखना होगा कि आखिरकार कौन सी पार्टी जीतकर बाहर निकलती है। बिल्कुल बिल्कुल, सत्ता का सेमीफाइनल माना जा रहा है इस चुनाव को। तो सुभाष, आप बने रहिए फिलहाल हमारे साथ। तो जीत का दावा कांग्रेस की तरफ से किया जा रहा है। उधर बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री बच्ची सिंह रावत के निधन पर बीजेपी कार्यालय में शोक सभा का आयोजन किया गया। दिवंगत बच्ची सिंह रावत को श्रद्धांजलि देने के लिए सीएम तीरथ सिंह रावत और बीजेपी अध्यक्ष मदन कौशिक पहुंचे थे। दोनों नेताओं ने बच्ची सिंह की तस्वीर पर पुष्प अर्पित करके उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने कहा कि बच्ची दा का जाना पूरे प्रदेश के लिए बहुत बड़ी क्षति है, जिसकी भरपाई निकट भविष्य में संभव नहीं है। उत्तराखंड के विकास में उनके योगदान को हमेशा से ही याद किया जाएगा। सरदेव बजदा आज हमारे बीच में नहीं रहे और वो एक सादगी के प्रतीक थे। जो उनकी सरलता, सौम्यता, सहजता, एक कार्यकर्ता जैसा भाव उनमें दिखता था और बड़े बड़े ओहदे में पदों पर रहते हुए भी ये नहीं लगता था कि वो इतने बड़े स्तर पे पद पे हैं। उत्तर प्रदेश में विधान सभा में ही नहीं तो वहाँ मंत्री भी रहे, 4 बार सांसद रहे, केंद्र में मंत्री रहे, प्रदेश के अध्यक्ष रहे। मुझे भी महामंत्री रहने का अवसर उनके साथ मिला। कोरोना की दूसरी लहर ने देश में हाहाकार मचा के रखा हुआ है। हालत बेहद खराब होते जा रहे। उत्तराखंड में कोरोना के बिगड़ते हालात में लोगों की मदद के लिए बीजेपी ने एक अभियान शुरू किया है, जिसमें बीजेपी कार्यकर्ताओं ने अपने बूथ पर ऐसे लोगों की मदद के लिए हर संभव मदद करेंगे जो प्रभावित होंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने बताया कि बीजेपी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आह्वान पर सभी प्रदेशों में कार्यकर्ताओं को इस अभियान में शिरकत करने के लिए कहा गया है, ताकि इस महामारी के दौर में कोविड को फैलने से रोका जा सके। कार्यकर्ता बूथ में लोगों को जांच कराने में मदद भी करेंगे। तो बीजेपी का यह अभियान उम्मीद करते हैं जरूर रंग लेकर आएगा। कोरोना महामारी को लेकर बीजेपी का यह अभियान शुरू हुआ है ताकि कोरोना की इस चेन को तोड़ दिया जाए। तो लोगों को जांच कराने में मदद कर रहे बीजेपी कार्यकर्ता। आपको बता दें कि अपने अपने बूथ पर बीजेपी कार्यकर्ता प्रभावित लोगों की मदद कर रहे हैं। जहां एक और कोरोना का कहर लगातार जारी है। चलिए बात करते हैं देहरादून के, जहां पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने जायजा लिया, अस्पतालों का जायजा लिया। ये आपको बता दें कि देहरादून में 1000 बेड का कोविड केयर सेंटर बनेगा। कैंट अस्पताल में 150 बेड को बनेगा कोविड केयर सेंटर। मुख्य अधिशासी अधिकारी को ये दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। तो लगातार धरातल पर गणेश जोशी उतरे हुए हैं और आपको बता दें कि देहरादून में 1000 बेड का कोविड केयर सेंटर का बनेगा, ये कहना है गणेश जोशी का। कैंट अस्पताल का जायजा लिया और मुख्य अधिशासी अधिकारी को दिशा निर्देश दिए हैं।
उधर उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री और मसूरी विधायक गणेश जोशी ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ मसूरी के उप जिला अस्पताल में आईसीयू को जल्द शुरू करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आईसीयू का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। विशेषज्ञ चिकित्सकों की तैनाती नहीं होने के चलते आईसीयू लोकार्पित नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा कि स्टाफ नर्स के लिए एनएचएम के माध्यम से मंजूरी ले ली जाए ताकि आईसीयू का प्रारंभ जल्द ही किया जा सके। उन्होंने कहा कि ओएनजीसी और सीएसआर की मदद से धनराशि देने को तैयार है। अधिकारियों की निष्क्रियता के कारण धनराशि सभी तक प्राप्त नहीं हो सकी। उन्होंने बताया कि डॉक्टर्स की नई नियुक्ति होते ही मसूरी के लिए विशेष डॉक्टर्स भेजे जाएंगे। कोविड-19 को लेकर सीएम तीरथ सिंह रावत ने समीक्षा बैठक की है। प्रदेश के सभी शिक्षण संस्थानों को बंद करने का आदेश दिया है। आरटीपीसीआर की नेगेटिव रिपोर्ट के बिना प्रदेश में एंट्री पर बैन लगा दी गई है और दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों को अपनी आरटीपीसीआर की नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी जरूरी होगी। प्रदेश के सीमाओं में गंभीरता से चेकिंग करने के निर्देश दिए और प्रवासी लोगों के लिए रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, ये कहना है सीएम तीरथ सिंह रावत का। तो कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए पूरी तरीके से एक्शन मोड में है तीरथ सरकार और समीक्षा बैठक की और अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किए। दूसरे राज्यों से आने वालों को आरटीपीसीआर की नेगेटिव रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य कर दिया है और प्रदेश की सीमाओं पर गंभीरता से चेकिंग की जा रही है। हरिद्वार कुंभ मेला अपने आखिरी चरण में। हालांकि मेला प्रशासन अब भी जनता के लिए मेला क्षेत्र में नई सुविधाएं शुरू कर रहा है। मेला अधिकारी दीपक रावत ने वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का उद्घाटन किया। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ने वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट मेला प्रशासन को दिया है, जो बैरागी कैंप क्षेत्र में लगाया गया है। इस प्लांट की क्षमता एक दिन में 15,000 लीटर वाटर ट्रीटमेंट की है। मेला अधिकारी दीपक रावत ने कहा कि ये कम स्थान घेरने वाला है और कम मेंटेनेंस खर्च वाला वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है। इस प्लांट का मेंटेनेंस खर्च एक साल में रिसर्च सेंटर ही खुद उठाएगी। मेला समाप्त हो जाने के बाद प्लांट को किसी अन्य उपयुक्त स्थान पर शिफ्ट किया जाएगा। तो देवभूमि लाइव में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ।